हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मीट। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में भौतिक विज्ञान लाया हूं जो कि बीपीएससी टीआरई 3 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और ये जितने भी बीपीएससी में पूछे हुए क्वेश्चन है सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पे अगर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और मैं फ्रेंड्स आप ही लोग के ये आप लोग को कमेंट में आप लोग लिखे थे कि सर भौतिक विज्ञान लाइए प्रीवियस ईयर का, तो मैंने लाया हूँ। और फ्रेंड्स चलिए, तो मैं इसे फ्रेंड्स दो पार्ट में किया हूँ। ये फर्स्ट पार्ट है मेरा, फर्स्ट पार्ट में 100 क्वेश्चन होंगे और सेकंड पार्ट लाऊंगा उसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे। तो फ्रेंड्स उसे भी देखना नहीं भूलिएगा। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उससे जुड़ सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं वहाँ पे। और एसपीटी करंट अफेयर्स मैंने कराए हैं बीपीएससी टीआरई 3 के लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। तो उसे भी देखना नहीं भूलिएगा, जाकर आप देख सकते हैं। और ये डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक सभी दिए हुए हैं, जाकर आप देख सकते हैं सभी वीडियो को। चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की इकाई क्या है फ्रेंड्स? तो विद्युत धारा की इकाई जो है वो हमारा क्या है, एम्पियर है, हमारा डी हो जाएगा। और जो है विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा की इकाई जो है एम्पियर है और 1 कूलम पर सेकेंड के बराबर होता है। यह एक अदिश राशि है, याद रखिएगा। जो हमारा विद्युत धारा जो है वो क्या है, अदिश राशि है, इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन फ्रेंड्स। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, किस तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो हमारा हाइड्रोजन न्यूट्रॉन नहीं होता है फ्रेंड्स। इसको देख लेते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, याद रखिएगा। और साधारण हाइड्रोजन जो है समस्थानिक प्रोटोनियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, याद रखिएगा। हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। और भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन होता है, जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक टाइटेरियम में 2 न्यूट्रॉन होता है। तो याद रखिएगा, अगर हाइड्रोजन समस्थानिक ड्यूटेरियम रहे तो उसमें 1 न्यूट्रॉन होता है, जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक जो कि हमारे टाइटेरियम रहे तो उसमें हमारे 2 न्यूट्रॉन होता है। याद रखिएगा कि हाइड्रोजन ड्यूटेरियम में 1 और हाइड्रोजन टाइटेरियम में 2 न्यूट्रॉन होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, एंगस्ट्रम इकाई है एक। तो एंगस्ट्रम किसका इकाई है? तो तरंगदैर्घ्य की एक इकाई है। तरंगदैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रम में किया जाता है और एक एंगस्ट्रम में 10 के पावर 10 मीटर होता है। याद रखिएगा, 10 के पावर -10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रम में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। याद रखिएगा, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष लाइट ईयर कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, घड़ी में उपयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं। तो घड़ी में उपयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होते हैं वो क्या होते हैं फ्रेंड्स? आंसर हमारा हो जाएगा बी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स बी हो जाएगा। तो हमारे जो सिलिकॉन ये घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं वो हमारे सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा फ्रेंड्स। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज जो होते हैं क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2 इसका फुल फॉर्म होता है। क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड का SiO2, Si से सिलिकॉन, O2 से ऑक्साइड हो गया। यदि प्राकृतिक रूप से इनमें कुछ रॉक क्रिस्टल और राइन स्टोन के रूप में पाए जाते हैं तो वस्तुतः जिनका वाणिज्यिक रूप से उपयोग होता है वे मानव निर्मित होते हैं। और क्वार्ट्ज क्रिस्टल का प्रयोग रेडियो टेलीविजन में भी किया जाता है। याद रखिएगा, जो क्वार्ट्ज होता है उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो क्रिस्टल रेडियो टेलीविजन में भी किया जाता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से बताना है कि भौतिक राशि है। तो हमारा जो है सी जो है विद्युत धारा, ये हमारा क्या है, भौतिक राशि है। और जो बल है, वेग है, कार है, ये सब हमारा क्या है, तो ये सभी भौतिक राशि नहीं है ये सब। याद रखिएगा, अब कौन सी मूल भौतिक राशि है, तो मूल हमारा जो है विद्युत धारा ही भौतिक राशि है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, जो कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता
और पदार्थ का परिणाम 7 मूल भौतिक राशि हैं। मूल राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हैं। इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उसमें उसे संबंधित नहीं किया जा सकता। इसलिए कि क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल भौतिक राशि है, तो विद्युत धारा जो है यह एक भौतिक राशि है। ओम मीटर मात्रक है किसका, तो बताना है ओम मीटर जो है वो हमारा प्रतिरोधकता का मात्रक है। ओम मीटर जो है हमारा प्रतिरोधकता का मात्रक है। किसी पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता जो होता है, प्रतिरोधकता से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। और कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। इसकी एसआई इकाई ओम मीटर है। विद्युत ओम मीटर है प्रतिरोधकता का। एसआई जो होता है मात्रक वो हमारा क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रेंड्स क्वेश्चन है जो रिपीटेड है इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है, स्किप कर दिया हूँ। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, तो हर्ट्ज में हमारा क्या मापा जाता है फ्रेंड्स, तो हमारा बताइए आवृत्ति जो है वो हर्ट्ज में मापा जाता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज है, अर्थात हर्ट्ज में आवृत्ति को मापा जाता है। इसे संकेत एच द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। याद रखिएगा 20 हर्ट्ज से लेकर और 20,000 हर्ट्ज तक सुनने में वो सक्षम होता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स की आवृत्ति को मापा जाता है, तो आवृत्ति को मापा जाता है किस में मापा जाता है ये बताना है। तो आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, कुछ अभी हमने रिपीटेड क्वेश्चन है कराया था। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, तो बताना है कि विद्युत शक्ति की इकाई जो है वो हमारा वाट है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। विद्युत शक्ति की इकाई क्या हो जाएगा, वाट। विद्युत शक्ति पावर जो है V इंटू आई W/G इंटू Q/T और W/T ये फॉर्मूला हो गएगा जूल प्रति सेकेंड हो जाएगा। याद रखिएगा जूल पर सेकेंड होता है विद्युत शक्ति का फॉर्मूला, याद रखिएगा। विद्युत और शक्ति का एसआई मात्रक पूछेगा तो वाट होता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा है, तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि 3900 से लेकर और -7600 एंगस्ट्रम होता है। 3900 एंगस्ट्रम से लेकर और 7600 स्पेक्ट्रम होता है हमारा, याद रखिएगा। इसका तरंगदैर्घ्य दृश्य स्पेक्ट्रम तरंगदैर्घ्य की सीमा 3900 से लेकर 7600 होता है। तो 12 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 400 से 700 न्यूटन मीटर। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है, तो 400 से लेकर 700 न्यूटन मीटर के परास में दिखता है। अगला क्वेश्चन है 2 कैंडेला का एक समद्विक स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह है हमारा, तो वह हमारा क्या है, तो 8 पाई ल्यूमेन है। क्या है, सी ऑप्शन हो जाएगा 8 पाई ल्यूमेन हो जाएगा। 2 कैंडेला का एक समद्विक स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह है एक 8 पाई ल्यूमेन। क्वेश्चन है ज्योति फ्लक्स जो है प्रकाश फ्लक्स का एसआई मात्रक ल्यूमेन है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक पूछेगा एसआई मात्रक तो ल्यूमेन है, और ज्योति फ्लक्स को एफ से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार 2 कैंडेला का एक समद्विक स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह हमारा क्या है, 8 पाई ल्यूमेन है। याद रखिएगा, जो कि 4 पाई इंटू 2 8 पाई ल्यूमेन होता है। अगला क्वेश्चन है आर्द्रता जो है किस उपकरण से मापी जाती है, तो फ्रेंड्स आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हाइग्रोमीटर। आर्द्रता जो होता है वह हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, और हाइग्रोमीटर जो है वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। हाइड्रोमीटर से द्रव जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन किया जाता है। याद रखिएगा कि पूछा जाएगा घनत्व जो है घनत्व किससे मापा जाता है, तो हाइड्रोमीटर से। घनत्व का मापन किसे किया जाता है, तो हाइड्रोमीटर से। और पूछा जाएगा कि आर्द्रता का मापन किसे किया जाता है, तो हाइग्रोमीटर। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है तो इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा दाब की इकाई जो है क्या है,
तो दाब की इकाई क्या है फ्रेंड्स? तो न्यूटन पर वर्ग मीटर होता है, न्यूटन पर वर्ग मीटर होता है दाब की इकाई। और किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है, याद रखिएगा, दाब भी क्या है? एक अदिश राशि है। और दाब का मात्रक न्यूटन पर वर्ग मीटर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। दाब को हम लोग पास्कल भी कहते हैं फ्रेंड्स, जो कि हमारा इसका एसआई मात्रक होता है दाब का, और न्यूटन पर वर्ग मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, दाब का मात्रक क्या है? फ्रेंड्स बताना है दाब का मात्रक क्या है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? इसमें से कोई भी, इसमें से कोई नहीं होगा। किलो वर्ग पर सेंटीमीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर, इसमें से कोई नहीं हो गया। तो उपयुक्त में से क्या होगा? कोई नहीं होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? इसमें कौन सी एक अदिश राशि है बताना है। तो 18 का आंसर हमारा हो जाएगा बी, दाब जो है एक अदिश राशि है। बल, वेग, त्वरण ये सब जितना भी है ये क्या है? सदिश राशि है, याद रखिएगा। ये क्या है? सदिश राशि है। त्वरण भी क्या है? एक सदिश राशि है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, वे राशियां जिनको इसको डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, वह सदिश राशियां कहलाती हैं। और उदाहरण बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, ये सब जितने भी हैं ये सब क्या है हमारे? ये सब संवेग राशि हैं। क्या है? सॉरी, संवेग कर रहे हैं, ये सब सदिश राशि है। बल, वेग, विस्थापन, त्वरण और संवेग जो है वो हमारे क्या है? सदिश राशि हैं। और जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल एक ही मतलब परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे दिशा की आवश्यकता नहीं होती, और दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। याद रखिएगा, उन्हें क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। जैसे उदाहरण में आयतन, दाब, चाल, दूरी, ये सब जितने हैं फ्रेंड्स ये सब क्या है हमारे? तो ये अदिश राशि हैं। क्या है? तो अदिश राशि हैं, याद रखिएगा। ये सब जितने भी हैं अदिश राशि हैं। आयतन, दाब, चाल, दूरी, ये सब अदिश राशि हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? इसमें से बताना है। तो वेग जो है हमारा सदिश राशि नहीं है। सॉरी, वेग तो हमारा सदिश राशि है ही। ये बताना है कि कौन सा नहीं है। तो हमारा गति जो है ये सदिश राशि, ये सदिश नहीं है, ये क्या है? अदिश है। जो हमारा गति जो है ये हमारा अदिश है। बल गुण, विस्थापन, वेग, विस्थापन, बल गुण, ये सब जितने भी हैं ये सब सदिश राशि हैं। ये सब सदिश राशि हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? तो आंसर इसका हो जाएगा, आंसर हो जाता है घट जाएगा। जब यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो हमारा भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन जो हो जाएगा वो घट जाएगा। तो 20 का आंसर क्या होगा? बी होगा फ्रेंड्स। इसलिए किसी परिक्रमण करने वाले निकाय पर भूमध्य रेखा पर अपकेंद्रीय बल जो होता है वह कार्य करता है। यह बल गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करता है। मीन्स जो ऊपर हमारा अपकेंद्रीय बल होता है वह कार्य करता है, यह बल गुरुत्वाकर्षण जो होता है वह गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करता है, जिससे भूमध्य रेखा पर व्यक्ति के भार में कमी दर्ज की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? बताना है किस राशि का मात्रक नहीं है। तो हमारा विकृति जो है इसका कोई मात्रक नहीं है। किसी वस्तु की बीमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल बीमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक बीमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता। याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तरीके से 1 वोल्ट व्यक्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1 जूल प्रति किलोग्राम हो जाएगा। बोल रहा है कि किस तरीके से 1 वोल्ट व्यक्त किया जा सकता है। तो 1 जूल प्रति किलोग्राम से व्यक्त किया जा सकता है। 1 वोल्ट और 1 कूलम के विद्युत आवेश के प्रति जूल की ऊर्जा खपत के रूप में परिभाषित किया गया है, जो कि 1 वोल्ट इक्वल 1 जूल पर किलो कूलम होता है। 1 वोल्ट में कितना होता है? 1 जूल पर कूलम होता है। अतः विकल्प ए हमारा सही उत्तर है। 1 जूल प्रति कूलम हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा तीरंदाजी। तीरंदाजी जो है वो हमारे न्यूटन के गति के तीसरे नियम का जो है वो हमारा ये उपयोग करता है। जैसे में न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तीरंदाजी में न्यूटन के गति के इसी तीसरे नियम का उपयोग होता है।
निम्नलिखित में से न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग होता है तीरंदाजी। ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 23 का ई हो जाएगा तीरंदाजी। अगला क्वेश्चन है हमारा, रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण जो हैं वो क्या हैं? तो आंसर हमारा ई हो जाएगा न्यूट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण जो हैं वो हमारे न्यूट्रॉन हो जाएंगे। जैसे में परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन कण जोड़ने पर रासायनिक गुण अपरिवर्तित रहता है। नाभिकीय कण प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से बने होते हैं। नाभिकीय कण जो होते हैं, याद रखिएगा, नाभिक में नाभिकीय कण जो होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के बने होते हैं। पूछता है कि हमारे नाभिक में कौन कौन से हमारे ये कण होते हैं, तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। बहुत सारा ऑप्शन में रहता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन दे देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो प्रोटॉन याद रखिएगा पी और एन, याद रखिएगा पी और एन रहेगा, पी एन याद रखिएगा, पी एन चाहे एन पी रखिएगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसको शॉर्टकट से बताए हैं। इस कण को न्यूक्लियस कहते हैं। तो जिस नाभिक में हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो न्यूक्लियस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है, तो इसकी भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा? तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? तो हमारा आंसर हमारा डी हो जाएगा 16.7, क्योंकि चंद्रमा पे 1/6 हमारा क्या हो जाता है, वजन हो जाता है जाने पे। जैसे में पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 गुना होता है, इसलिए चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। तो याद रखिएगा 1/6 इंटू अगर 100 कीजिएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 16.7 न्यूटन हो जाएगा। हमारा 100 क्या था, 100 ग्राम था आंसर, तो 100 किलोग्राम था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा सॉरी एन न्यूटन था, ग्राम में नहीं था, 100 न्यूटन था। तो इसको हम जब इसके फार्मूला से जब किए हैं तो 16.7 न्यूटन आंसर आ गया है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सही कथन चुनिए। तो फर्स्ट है लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है, तो 26 का आंसर हमारा क्या, ये सही है ये, तो ये सही हमारा नहीं है फ्रेंड्स। अगला है लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, हाँ ये सही है हमारा। बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है, ये भी गलत है। बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पीले प्रकाश से ज़्यादा होता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी फ्रेंड्स, बी सही हो जाएगा, क्योंकि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे कम, वह आकृति सबसे अधिक होती है, जबकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक तथा आवृत्ति न्यूनतम होती है। याद रखिएगा बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सबसे कम होता है, और तरंगदैर्घ्य किसका सबसे ज़्यादा होता है, तो लाल रंग का। और बैंगनी रंग का जो होता है आवृत्ति सबसे अधिक होती है, और लाल का आवृत्ति सबसे कम होती है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखती है, इस घटना का कारण क्या है? तो इस घटना का कारण क्या है फ्रेंड्स? तो इस घटना का कारण जो है हमारा प्रकाश का व्यतिकरण, क्या हो जाएगा, प्रकाश का व्यतिकरण हो जाएगा, क्योंकि दिन में पानी पर साबुन की फिल्म प्रकाश किरणों के व्यतिकरण के कारण रंगीन सुंदर दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। तो एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, न्यूक्लियस कहलाता है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है, जो कि एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। और नाभिक परमाणु का केंद्रक होता है, नाभिक जो है वो परमाणु का केंद्रक होता है, और परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन अवस्थित रूप में न्यूक्लियन कहलाते हैं। और प्रोटॉन घनात्मक आवेश युक्त मूलभूत कण है, तथा न्यूट्रॉन जो है उदासीन होता है। न्यूट्रॉन जो है हमारा क्या होता है, ये उदासीन होता है, जिस कारण नाभिक जो है वो हमारा कहलाता है। तो याद रखिएगा यह परमाणु के केंद्र का घनावेशित हिस्सा कहलाता है न्यूक्लियस। अगला क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स याद रखिएगा कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो 1.67 इंटू 10⁻27 होता है, 1.67 इंटू 10⁻27 होता है, 27 kg होता है। इनकी खोज क्रमशः ई गोल्डस्टीन तथा जेम्स चैडविक ने की थी। मिस प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन तथा हमारे न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक ने किया था।
याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कि एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आंसर हमारा हो जाएगा ऊर्ध्वापातन। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहलाता है? बिना पगले हुए, जैसे में कपूर हो गया हमारा, तो ये सब ऊर्ध्वापातन होता है। ऊर्ध्वापातन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुआ बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तथा गैसीय अवस्था सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। तो ये क्या होता है? याद रखिएगा, कपूर भी हमारा होता है जो कि ऊर्ध्वपातन ही होता है। अगला क्वेश्चन है वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं कहलाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आंसर हमारा हो जाएगा त्रिक बिंदु। क्या कहलाता है? त्रिक बिंदु। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं कहलाता है त्रिक बिंदु। अगला क्वेश्चन है कॉस्मिक किरणें जो हैं वो क्या कहलाते हैं? तो कॉस्मिक किरणें जो है हमारे घनावेशित कण हैं। कॉस्मिक किरणें जो है हमारे क्या हैं? तो घनावेशित कण हैं। और कॉस्मिक किरणें जो है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं कौन हमारा? तो कॉस्मिक किरणें। अगला क्वेश्चन है 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जो है G किससे शब्द के लिए प्रयुक्त है? 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G जो है किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, जेनरेशन। क्या हो जाएगा? जेनरेशन से। 2G दूसरी पीढ़ी की बेतार संचार प्रौद्योगिकी है और 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G है जो जेनरेशन अर्थात पीढ़ी के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है राडार का आविष्कार कौन था? तो राडार का आविष्कारक कौन था फ्रेंड्स? तो 33 का आंसर हमारा हो जाएगा रॉबर्ट वाटसन जो था वो राडार का आविष्कारक था। क्वेश्चन है कि स्कॉटिश भौतिकवादी रॉबर्ट वाटसन वॉट ने वर्ष 1935 में पहला प्रायोगिक राडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। इसको याद रखिएगा, राडार का फुल फॉर्म होता है, कभी कभी पूछ देता है कि राडार का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग व्यवस्था का विकास किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में इस व्यवस्था का उपयोग हवाई हमलों से पूर्व सचेत करने के लिए किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गॉड पार्टिकल है एक, तो गॉड पार्टिकल क्या है फ्रेंड्स? गॉड पार्टिकल हमारा एक हिग्स बोसॉन है। क्या है? गॉड पार्टिकल जो है ये क्या है हमारा? हिग्स बोसॉन है। हिग्स बोसॉन जो है एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना वर्ष 1964 में की गई और इसका प्रायोगिक सत्यापन 14 मार्च 2013 में किया गया। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया द्वारा अक्सर इस कण को ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल उपनाम से संदर्भित किया जाता है। हिग्स बोसॉन कण की खोज करने वाले वैज्ञानिकों की जोड़ी ब्रिटेन के पीटर डब्ल्यू हिग्स तथा बेल्जियम के डब्ल्यू एंगलर्ट को वर्ष 2013 के भौतिक विज्ञान के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से पुरस्कारित किया जा चुका है। तो याद रखिएगा कि गॉड पार्टिकल जो है हमारे क्या है? हिग्स बोसॉन है। अगला क्वेश्चन है कि सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, कब हुआ था? तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, जो कि सन 1930 में हुआ था। 35 का आंसर क्या हो जाएगा? 1930 में होगा, बी हो जाएगा। सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार सन 1930 में प्राप्त हुआ था और भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त करने वाले पहले भारतीय डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। याद रखिएगा, चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। उन्हें वर्ष 1930 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। भारत से संबंध अन्य नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, नीचे हैं, दिखाते हैं आपको। सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए 1913 में मिला। सीवी रमन को भौतिकी के लिए 1930 में मिला। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के लिए 1968 में मिला। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भौतिकी में 1983 मिला। मदर टेरेसा को शांति के लिए 1979 में मिला। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए 1998 में मिला और कैलाश सत्यार्थी के लिए शांति के लिए 2014 में मिला। वी रामकृष्णन को रसायन के लिए 2009 मिला और अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र में 2019 में मिला। तो फ्रेंड्स मैं ऐसे कर देता हूं और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी फ्रेंड्स? तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, गैलीलियो ने की थी। टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने की थी। अगला क्वेश्चन हमारा इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कारक किसने किया था? तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ई हो जाएगा, राइट ब्रदर्स ने किया था।
हवाई जहाज का आविष्कारक। 1 माइक्रोन बराबर है, किसके बराबर है? 1 माइक्रोन। तो आंसर हमारा हो जाएगा 1/1000, मीन्स कि ये 1/1000 मिलीमीटर। क्या हो जाएगा? 1/1000 मिलीमीटर 1 माइक्रोन बराबर होता है। अगला क्वेश्चन हमारे 40 डिग्री सेल्सियस का मान फॉरेन हाइट स्केल में है। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फॉरेन हाइट स्केल में क्या है फ्रेंड्स? तो 39 का आंसर हमारा हो जाएगा इज 104 डिग्री फॉरेन हाइट। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फॉरेन हाइट स्केल में क्या होगा? 104 डिग्री फॉरेन हाइट। इसको याद रखिएगा कि जब सेंटीग्रेड हमारा फॉरेन हाइट है वो 9/5 + 32, तो जहाँ C सेंटीग्रेड तापक्रम तथा F फॉरेन हाइट तापक्रम है, तो वहाँ पे F = 9/5 और इंटू 40 + 32, तो ये मिलकर हमारा कितना हो गया? 104 हो गया फार्मूला से। और 40 डिग्री का मान फॉरेन हाइट स्केल पर 104 डिग्री फॉरेन हाइट स्केल पर 104 डिग्री फॉरेन हाइट होगा 40 डिग्री सेल्सियस का मान। तो याद रखिएगा यहाँ पे इस बस 40 क्या करना है? 9/5 और इंटू यहाँ पे F होता है प्लस 32 होता है। याद रखिएगा ये फार्मूला है। तो 9/5 और सेल्सियस यहाँ पे, तो सेल्सियस की जगह पे क्या रखिएगा? यहाँ पे 40 रख दीजिएगा और बाकी इसको काट दीजिएगा, तो हो जाएगा 9 8 जा 72 और 72 + 32 हमारा हो जाएगा 104। तो ये फार्मूला है, याद रखिएगा। 9/5 यहाँ पे हो जाएगा C + 32। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा, इसका बीपीएससी ने स्टार लगाया है क्वेश्चन को, क्योंकि किसी मिश्रण से विभिन्न पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी तकनीक का उपयोग मुख्यतः विटामिन और प्रोटीन के पृथक्करण में किया जाता है, जो कि प्रारंभ में क्रोमेटोग्राफी तकनीकों का उपयोग पदार्थों को उनके रंग के आधार पर अलग करने के लिए किया जाता है, जो कि इसमें से नहीं दिया हुआ है। पदार्थों की संरचना निर्धारण करने में, रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, रंगीन पदार्थों को प्रभावी आशोवन में और एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। तो क्रोमेटोग्राफी का उपयोग होता है कि पदार्थों का उनके रंग के आधार पर अलग करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा गैलीलियो ने गति को सर्वप्रथम परिभाषित किया था। और गैलीलियो ने ही सर्वप्रथम एक समान रेखीय गति को परिभाषित किया था। उनके अनुसार प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी जो है वो दूरी को गति स्पीड कहते हैं। तत्पश्चात न्यूटन ने पिंडों एवं वस्तुओं की गति का वर्णन करने के लिए गति के नियम को प्रतिपादित किए। तो आंसर क्या हो जाएगा? गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? गैलीलियो ने किया था। अगला क्वेश्चन है लोलक की काला विधि जो है वो टाइम पीरियड क्या है? तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 42 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक की काला विधि जो है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। आंसर हमारा बी हो जाएगा फ्रेंड्स, जो कि सरल लोलक की काला विधि जो है वह लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। और T = 2π√L/g, जहाँ पाई और g नियतांक होते हैं। लोलक की काला विधि लोलक की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है। बल गुणनफल है किसका फ्रेंड्स? तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बल गुणनफल जो है हमारा द्रव्यमान और त्वरण का है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। यदि वस्तु को द्रव्यमान m है, वह u वेग से गति करते हुए t सेकेंड बाद भी वेग प्राप्त करता है, तो संवेग में परिवर्तन की दर त्वरण mv - mu/t हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, और इसका याद रखिएगा F इसका फॉर्मूला होता है F = m × v - u/t हो जाता है। इसको मास इंटू एक्सीलरेशन कहते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन। और E = v - u/t होता है। इसको भी याद रखिएगा फॉर्मूला को ये सब। अगला क्वेश्चन हमारा त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है फ्रेंड्स, बताना है। तो हमारा E = v - u/t, जो कि अभी हम दिखाएं आपको यहाँ पे v - u/t एक्सीलरेशन का अर्थ होता है त्वरण। तो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? E = v - u/t। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा?
तो 45 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आंसर हमारा डी हो जाएगा, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। क्या हो जाएगा? किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। जब कोई पिंड मुक्त अवस्था में गिरता है तो उसका वेग केवल गुरुत्वाकर्षण द्वारा उत्पन्न त्वरण पर निर्भर करता है और पिंड के द्रव्यमान पर नहीं करता। अतः मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तुओं का वेग किसी भी क्षण समान होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है फ्रेंड्स? तो सी हो जाएगा हमारा अपकेंद्रण हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा वॉशिंग मशीन जो है अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। वह प्रतिक्रिया बल जो परिणाम में अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है, परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत अर्थात केंद्र से बाहर की ओर होती है उसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं। उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहते हैं। कपड़ा साफ करने की मशीन जो है, दूध से मक्खन निकालने की मशीन जो है, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। याद रखिएगा, अपकेंद्रीय बल पे वॉशिंग मशीन भी काम करता है। दूध निकालने वाला मशीन हो गया, या हमारा और क्या हो गया, तो मक्खन निकालने वाला मशीन भी हो गया। ये सब तीनों जो है हमारे अपकेंद्रीय बल पे काम करते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राशि जो है सदिश नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा राशि सदिश नहीं है हमारा बताना है इसमें से। तो हमारा विस्थापन वेग और जो विस्थापन हो गया, वेग हो गया और बल जो हो गया, ये सब हमारा सदिश राशि हैं। और हमारा जो है अदिश राशि कौन सा हो जाएगा? जो ये सदिश नहीं है, अदिश है। तो कौन सा हमारा डी जो है आयतन है, ये हमारा आयतन जो हो गया ये हमारा क्या हो जाएगा? अदिश राशि हो जाएगा। और बल विस्थापन वेग जो हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा? ये सदिश राशि हो जाएगा। विस्थापन वेग बल ये क्या हो जाएगा? सदिश राशि। और अदिश राशि आयतन हो जाएगा। अगला फ्रेंड्स हमारा, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो 48 का आंसर हमारा हो जाएगा सी, द्रव्यमान हो जाएगा। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? तो द्रव्यमान। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा वस्तु का वेग v है तो उसका संवेग m भी होगा। मास इंटू v वेलोसिटी, संवेग और वेग का अनुपात हमारा p/v इक्वल टू हो जाएगा m/v, m हो जाएगा आंसर। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? m इंटू वी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? तो 49 का आंसर हमारा सी हो जाएगा 1000 मीटर। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? तो 1000 मीटर हो जाएगा आंसर हमारा सी हो जाएगा फ्रेंड्स। इसको याद रखिएगा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 100 मीटर में 1 हेक्टेयर मीटर होते हैं, हेक्टोमीटर। और 1000 सेंटीमीटर में 1 डेकामीटर होता है और 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। इसको लिख लीजिएगा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 100 मीटर में 1 हेक्टोमीटर, 1000 सेंटीमीटर में 1 डेकामीटर और 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर। क्वेश्चन है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? 1 पिकोग्राम में 10 के पावर -12 ग्राम पर ग्राम होता है। ऐसे बोलिएगा, 10 के पावर -12 ग्राम के बराबर होता है 1 पिकोग्राम में। तो 1 पिकोग्राम होता है 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है, याद रखिएगा। हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं और लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल जो है वो क्या होगा ये बताना है। तो हमारा लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय 0 होगा। अगर आप लिफ्ट से नीचे आ रहे हो तो अगर आपका त्वरण जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से आप आ रहे हैं तो आपका जो भार होगा वो क्या होगा? 0 होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, देख लीजिए यहाँ पे, लिफ्ट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय लिफ्ट के फर्श पर व्यक्ति का दबाव नहीं पड़ता, अतः उस समय फर्श पर उसके द्वारा लग रहा बल होता है 0। अगला क्वेश्चन है, यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रही है, एक समान, और याद रखिएगा किस में? तो निर्वात में, याद रखिएगा निर्वात में एक समान से गिराई जा रही है, तो क्या होगा? तो आंसर हमारा क्या होगा? तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, आंसर डी हो जाएगा। वही अगर हवा रहता फ्रेंड्स, यहाँ पे निर्वात नहीं रहता तो ये तीनों एक साथ जमीन पर नहीं पहुंचते। तो क्या निर्वात उस समय हवा नहीं है, निर्वात में गिराया जा रहा है, तो इसलिए एक साथ सभी पहुंच रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारा प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कांच।
प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होगी? तो कांच के द्वारा जाते हुए न्यूनतम होगी। किसी वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। कांच, निर्वात, जल, वायु में से कांच का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए प्रकाश की गति कांच में न्यूनतम होती है। तो आंसर याद रखिएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है? तो प्रिज्म द्वारा, आंसर हमारा ये हो जाएगा, प्रिज्म द्वारा संभव है। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ प्रकाश के अवयविक वर्णों में विभाजित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है, वह प्रतिबिंब कैसा होगा? तो 55 का आंसर हमारा ई हो जाएगा, कम चमक वाला एक घोड़ा होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी से एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए एक बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं। काली पट्टियां केवल प्रकाश की तीव्रता को कम करती हैं लेकिन कोई छाया नहीं डालती, क्योंकि वह काफ़ी पतली होती हैं, इसलिए कम चमक वाले एक घोड़े का प्रतिबिंब बनेगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ध्वनि का तरंगदैर्घ्य जो है, ध्वनि का तरंगदैर्घ्य हो जाएगा। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ध्वनि का तरंगदैर्घ्य द्वारा। है कि किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। समानता, प्रबलता तथा तीव्रता को आपस में पर्यायवाची समझ लिया जाता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि का तरंगदैर्घ्य हो जाएगा। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ध्वनि का तरंगदैर्घ्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो 57 का आंसर हमारा हो जाएगा, बी हो जाएगा, फोटोवोल्टिक सेल। क्या हो जाएगा? फोटोवोल्टिक सेल हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? तो बी हो जाएगा, फोटोवोल्टिक सेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन है बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? आंसर हमारा हो जाएगा रोलिंग घर्षण। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो रोलिंग घर्षण को, क्योंकि बॉल बेयरिंग छोटी गेंदनुमा गोलाकार संरचना है। एक गेंद में संपर्क की सतह सिर्फ एक बिंदु होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत कम रोलिंग घर्षण होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आंसर हमारा हो जाएगा संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। जैसे हमको चोट थोड़ा ना लगे, अपने हाथों को पीछे की ओर खींचकर गोलकीपर गेंद को पकड़ने के समय बढ़ा देता है। समय बढ़ाकर वह इस गेंद पर लगने वाले बल संवेग परिवर्तन की दर को कम कर देता है। या हम लोग कैच पकड़ते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो उसमें भी हम लोग पीछे की तरफ खींचते हैं हाथ को, ताकि हमें चोट थोड़ा कम लगे और हम अपने गति को कम कर सकें। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है, तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अनुदैर्ध्य एक तरंगदैर्घ्य है, अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण क्या है? तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा, ध्वनित तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण इसमें से कौन सा बताना है? तो ध्वनित तरंग हो जाएगा। किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के संचरित होने पर यदि माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं तो उस तरंग को तो अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है वो क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आंसर हमारा ई हो जाएगा, आवृत्ति हो जाएगा, क्योंकि ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंगों के रूप में गमन करती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरांतिक तरंग होती है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल तथा तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती। तो आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स आवृत्ति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वायु में ध्वनि तरंग होती हैं। तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा? वायु में हमारा अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं क्योंकि उनके संचरण के लिए द्रव्यमान माध्यम ठोस, द्रव या गैस वायु की आवश्यकता होती है।
वायु या गैस में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है क्योंकि इस माध्यम के घटक तरंगी गति दिशा के अनुदिश दोलन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो 63 का आंसर हमारा ये हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। नेफ्थलीन ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है, अतः रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन द्वारा अलग किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था में वाष्प अवस्था में बिना तरल अवस्था ग्रहण किए परिवर्तित हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो ऊर्ध्वपातन। अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या है फ्रेंड्स हमारा? तो हो जाएगा वाट हो जाएगा। विद्युत शक्ति की इकाई है जो कि शक्ति होता है फॉर्मूला कार्य बाई समय, याद रखिएगा W/T, और इसकी SI विद्युत शक्ति की इकाई जो होता है वाट होता है, अभी बताए हैं, जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से बताना है कौन सा हमारा सुमेलित नहीं है। तो वोल्ट मीटर विभवांतर ये सही है हमारा, एमीटर विद्युत धारा सही है, पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल ये भी सही है, गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध ये हमारा गलत है फ्रेंड्स। यही हमारा आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। तो 65 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर और विद्युत प्रतिरोध ये हमारा डी हो जाएगा आंसर। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग एक छोटी विद्युत धारा को रिएक्टर करने हेतु किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध का मापन ओम मीटर द्वारा किया जाता है। अन्य प्रश्नगत युग्म सुमेलित हैं और ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं फ्रेंड्स? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा सी हो जाएगा, मैकेनिकल ऊर्जा। क्या हो जाएगा? मैकेनिकल ऊर्जा। टरबाइन एवं डायनेमो में बिजली प्राप्त करने के लिए यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। आंसर हमारा हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, LED प्रकाश उत्सर्जक डायोड के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसका फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, जो कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड होता है। तो 67 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, LED में पारा प्रयुक्त होता है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। LED जो है प्रकाश उत्सर्जक डायोड एक अर्धचालक उपकरण है जो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर प्रकाश उत्पादन करता है। इसके मिश्रण में गैलियम फॉस्फाइड, गैलियम नाइट्राइड आदि का उपयोग किया जाता है। इसमें पारा Hg का उपयोग नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 68 का आंसर हमारा ई हो जाएगा, फोटो वोल्टिक सेल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो फोटो वोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल जो है फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। फोटोवोल्टिक सेल एक गैर यांत्रिक उपकरण है जो सूर्य के प्रकाश को सीधे बिजली में परिवर्तित करता है और फोटोवोल्टिक सेल अर्धचालक सामग्री से बना होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना, बी हो जाएगा। केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। एक समान वृत्तीय गति में गति स्थिर होती है लेकिन दिशा बदलती है और दिशा वेग बदलने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है उसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी डोरी से बंधे हुए पत्थर का कोई व्यक्ति घुमाता है तो वहाँ केंद्राभिमुखी बल कार्य करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? ये केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखता है। आंसर 68 हमारे BPSC प्री में 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो 70 का आंसर हमारा ये हो जाएगा, गति ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो आंसर हमारा हो जाएगा, गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा। घर्षण बल स्थिर स्थिति के साथ साथ गतिमान स्थिति में भी लागू होता है और घर्षण से संबंधित गुणांक को स्थैतिक गुणांक और गतिशील गुणांक कहा जाता है। जबकि स्थिर स्थिति में कोई भी विस्थापन नहीं होता, अर्थात कोई कार्य नहीं किया जाता है
और कोई ऊर्जा रूपांतरण नहीं होता। यह गतिशील स्थिति में घर्षण बल के विरुद्ध गति होती है, जिससे ऊष्मा के माध्यम से ऊर्जा की हानि होती है, और दूसरे शब्दों में गतिज ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है, तो बस में बैठे यात्री क्या होंगे फ्रेंड्स? तो बस में बैठी यात्री जो है बाईं ओर झुकेंगे। किस ओर झुकेंगे? तो दाईं ओर वो एक तेज मोड़ लेती है तो कहाँ, किधर? बाईं ओर झुकेंगे। अपोजिट होता है, जब बस तीव्र गति से दाईं ओर मुड़ती है तो बस का जड़त्व तो बदल जाता है, लेकिन यात्रियों की जड़ता अभी भी सीधी दिशा की ओर रहती है, इसलिए यात्री बाईं ओर झुक जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा आंसर हमारा हो जाएगा ध्वनि का आयाम। ध्वनि का आयाम को क्या करता है? वो ठीक करता है। क्वेश्चन है, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली की खर्च होगी। तो 73 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आंसर हमारा क्या हो जाएगा बताइए? आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, 1 इकाई हो जाएगा। इसका फॉर्मूला है कि 100 वाट का बल्ब 10 घंटे चले तो 1 इकाई बिजली खर्च कितना होगा? तो 100 यूनिट होता है, 100 गुने 10 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा? 1000 हो जाएगा। 1000, तो 1000 वाट घंटा बराबर कितना होता है? 1 यूनिट होता है 1 किलोवाट घंटा। 1000 वाट घंटा में कितना होता है यूनिट? तो 1 किलोवाट घंटा हमारा हो जाएगा आंसर 1 इकाई। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है, तो यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या होगा? तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा डी हो जाएगा, 4.70 किलोग्राम होगा। तो कैसे होगा यहाँ पे देख लीजिए, कूलम प्रतिरोधक R 1.403 किलो ओम है, तो समांतर में संयोजित 2 प्रतिरोध R1 तथा R2 का तुल्यांकी प्रतिरोध R1 दिया हुआ है 2 किलोग्राम ओम, और 1/R इजक्वल टू 1/R1 1 प्लस 1/R2 इजक्वल टू R, इसका ये हो गया एलसीएम लेकर ये हो गया फॉर्मूला, और इस पर बैठा दीजिए R यहाँ पे 1.403 रख दीजिए इजक्वल टू 2 इंटू 1.403 था फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, बाई में 2 प्लस R2 कर लीजिए, तो इधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा हमारा? इधर ले जाइएगा तो ये हो जाएगा हमारा 2.806 हो जाएगा, बाई ये हो जाएगा हमारा 0.597 इक्वल टू, इसको कटाइएगा तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 4.70। ये हमारा इधर चल जाएगा, ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होने के बावजूद ये R2 इक्वल टू इतना हो जाएगा। क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी FL इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा। तो 75 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा 75 का आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, FL ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस की तरह काम करेगा, सी हो जाएगा ऑप्शन। एक लेंस की फोकल दूरी FL इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा, तो FL क्या होगा? बड़ा होगा हमारा 10 सेंटीमीटर से, तो उत्तल लेंस की तरह काम करेगा, 75 का सी हो जाएगा। और याद रखिएगा लेंस का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स हमारा 1/R1 माइनस 1/R2 जो है हमारा ये दिया हुआ है, इस फार्मूले पे हम बैठाते हैं, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आंसर हमारा। इसका आंसर क्या होगा? FL ग्रेटर देन हो जाएगा FL, और 10 सेंटीमीटर के उत्तल लेंस की तरह काम करेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। यह इसलिए होता है क्योंकि, तो 76 का आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। यह इसलिए होता है क्योंकि अधिकतर प्रकाश बिखरकर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा फ्रेंड्स।
क्योंकि दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था हमारा, क्योंकि कोहरे की बूंदों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। जैसे ही प्रकाश कोहरे की बूंदों से गुजरता है तो प्रकाश द्वारा इन कणों का सभी दिशाओं में बिखराव हो जाता है और इस बिखराव के कारण दूरस्थ वस्तुओं में आभासी अस्पष्टता उत्पन्न होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अधिकतर प्रकाश बिखरकर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है, इसलिए यह होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि एकर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है। इसमें से कौन सा नहीं बदलता है ये इसमें बताना है फ्रेंड्स। तो हमारा आवृत्ति जो है वो हमारा कभी नहीं बदलता। आवृत्ति जो होता है हमारा ये नॉट चेंज, ये चेंज ही नहीं होता हमारा, याद रखिएगा। ये आवृत्ति जो होता है हमारा चेंज नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, आंसर हमारा हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन हो जाएगा सी, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है अमोनियम क्लोराइड। क्योंकि एक असामान्य सेल में अमोनियम क्लोराइड का या जिंक क्लोराइड को विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। अमोनियम क्लोराइड हो या हमारा जिंक क्लोराइड हो, दोनों को हम लोग विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। तथा मैग्नीज डाइऑक्साइड को कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड को कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है डायनेमो। तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डायनेमो जो है वो हमारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, डायनेमो जो है हमारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। याद रखिएगा, डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। डायनेमो में आर्मेचर चुंबकीय बल क्षेत्र में घूर्णन करता है, जिससे विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत मोटर में। तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा सी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। सी ऑप्शन हो जाएगा। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 100 डेसिबल का एक प्रबलता स्तर संगत होता है। तो 81 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के कारण 100 डेसिबल का प्रबलता स्तर संगत होगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा। तो 82 का आंसर हमारा हो जाएगा डी, गतिज ऊर्जा जो रहेगा हमारा स्थिर रहेगा। क्योंकि जब कोई पिंड क्षैतिज वृत्त में स्थिर गतिज चाल से घूम रहा हो तो उस पिंड की गतिज ऊर्जा स्थिर रहेगी। जब पिंड एक क्षैतिज वृत्त में घूर्णन करता है तो केवल वेग, त्वरण और बल की दिशा प्रत्येक समय लगातार बदलती रहती है, लेकिन उनके परिणामों के संदर्भ में परिवर्तन नहीं होता। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स डी हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाले क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है, निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 83 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा सी हो जाएगा, सुक्रालोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुक्रालोज। सुक्रालोज जो है वह एक कृत्रिम स्वीटनर है तथा चीनी का एक विकल्प है। अधिकांश अंतर्ग्रहण सुक्रालोज शरीर विभक्त नहीं कर पाता है, इसलिए यह गैर क्लोरीकृत होता है। अतः कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीनी युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है वह सुक्रालोज है। अगला है फ्रेंड क्वेश्चन हमारा दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि को डैश के नाम से जाना जाता है। तो बताना है दृष्टि की खराबी जो है निकट दृष्टि को किस नाम से जाना जाता है। तो 84 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ई हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से एक से नहीं अधिक नहीं। तो निकट दृष्टि दोष को मायोपिया, हम मायोपिया के भी नाम से जानते हैं, इसे मायोपिया भी कहते हैं। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को आसानी से देख सकता है परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता। यह समस्या नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाने के कारण और लेंस की गोलाई बढ़ जाने के कारण होती है। लेंस की क्षमता में वृद्धि के कारण भी होती है। इसके निवारण के लिए उचित फोकस दूरी को अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, आंसर हमारा इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से क्या हो जाएगा, कोई नहीं होगा। क्योंकि
निकट दृष्टि दोष को मायोपिया हम कहते हैं, याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष को हम लोग क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। और इसकी कब ये दोष होता है, जब हमारा नेत्र का लेंस जो होता है वो हमारा दूरी घट जाने के कारण होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाता है और लेंस की गोलाई जो हो जाता है, गोलाई वो बढ़ जाता है और लेंस की क्षमता में, लेंस का जो क्षमता होता है उसमें वृद्धि हो जाती है। तो इसलिए हमें वो क्या होता है, निकट दृष्टि दोष हो जाता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता। तो आंसर क्या हो जाएगा, 85 का आंसर हमारा ई हो जाएगा, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से वह नहीं देख पाता। तो मायोपिया एक क्या है, निकट दृष्टि दोष है, में नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। उपयुक्त शक्ति के अवतल लेंस का उपयोग करके निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है। तो अभी बताएं फ्रेंड्स, 86 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है, वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, वक्रता के केंद्र पर होनी चाहिए। क्या हो जाएगा, वक्रता के केंद्र पर होनी चाहिए, क्योंकि यदि वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर हो तो अवतल दर्पण पर बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार के बराबर होता है। विदित हो कि यदि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे में ये दिया हुआ है फिगर, ऐसे होता है हमारा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है। तो 88 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 88 का आंसर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा एमीटर। विद्युत धारा जो है वो एमीटर से मापी जाती है, याद रखिएगा, किससे मापी जाती है, तो एमीटर से। क्वेश्चन है, विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है। तो 89 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हमारा हो जाएगा एमीटर। अभी ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। 90 का क्या हो जाएगा आंसर, बी हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, जो कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसको इलेक्ट्रिक आई या फोटो ट्यूब भी कहा जाता है। ज्ञात है कि प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। विदित हो कि प्रकाश विद्युत सेल में एक निर्वातित कांच की नली होती है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, उत्सर्जक और संग्राहक। याद रखिएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। तो 91 का आंसर हमारा हो जाएगा, एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है, एक प्रिज्म के द्वारा रंगों को अलग किया जा सकता है। और आपतित प्रकाश प्रिज्म द्वारा रंगीन पट्टियों में विभक्त हो जाता है, जो 7 रंगों बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल में होता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष का संबंध है किससे। तो 92 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, दूरी से। प्रकाश वर्ष का ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है हमारा, इसको देख लीजिएगा ध्यान से। प्रकाश वर्ष जो है खगोलीय दूरी का मापक है। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मापक है जिसका प्रयोग तारों और ग्रहों के बीच की दूरी का आकलन करने के लिए किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा निर्वात से 1 वर्ष में तय की गई दूरी है। यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी। तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी फ्रेंड्स हमारा, तो 93 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। लेंस की क्षमता ऐसा ही मात्रक डायोप्टर है, याद रखिएगा, जिसके प्रतीक डी द्वारा दर्शाया जाता है। यदि फोकस एफ को मीटर में व्यक्त करें तो 1m इंटू -1 होता है, 1 मीटर इंटू द -1 होता है। इस प्रकार उस लेंस की क्षमता को 1d कहते हैं जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर। अभिसारी लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अपसारी लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, अभिसारी लेंस जो होता है उसकी क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है, और अपसारी लेंस की क्षमता जो होती है वह ऋणात्मक होती है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। चुंबकीय सुई जो है किस तरफ संकेत करती है फ्रेंड्स, तो हमारा उत्तर की तरफ संकेत करती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 94 का हमारा आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा।
चुंबकीय सुई उत्तर दिशा की तरफ संकेत करती है। यह पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव उत्तरी दक्षिण ध्रुव के अनुरूप आकर्षित होती है। अतः चुंबकीय सुई भी पृथ्वी के उत्तर ध्रुव की ओर आकर्षित होकर उत्तर दिशा की तरफ संकेत करती है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आंसर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा प्लेटिनम। चुंबकत्व का अचुंबकीय समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो प्लेटिनम के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चुंबकत्व का एक रूप है जिससे कुछ सामग्री बाह्य रूप से लागू चुंबकत्व क्षेत्र द्वारा आंशिक रूप से आकर्षित होती है और लागू चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आंतरिक प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। अनुचुंबकीय पदार्थों में लेड प्लेटिनम शामिल है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा 96 का क्या हो जाएगा? तो 96 का हो जाएगा, पीतल एक मिश्र धातु है किसका? तो 96 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। जस्ता तथा तांबा का क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये देख लीजिए, पीतल तांबे जो कॉपर जो है 80% होता है और जस्ता हमारा 20% होता है। दोनों से मिलकर बना एक मिश्र धातु है। पीतल का उपयोग बर्तन तथा तार बनाने में, मशीनों में, कारतूसों तथा इत्यादि में किया जाता है। मिश्र धातुओं के गुण उनके अवयवी तत्वों से प्रायः अलग होते हैं। जैसे इस्पात अपने मुख्य अवयव लोहे की अपेक्षा अधिक मजबूत होता है, याद रखिएगा। लोहे की अपेक्षा स्टील जो है अधिक मजबूत होता है। क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न करते हैं? तो 97 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा आंसर हमारा बी हो जाएगा, तंतु को गर्म करके। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न करते हैं? तो तंतु को गर्म करके। श्वेत प्रकाश प्रतिदीप्तिशील ट्यूब में निम्न दाब पर पारे की वाष्प में उत्पन्न होता है। ट्यूब के सिरों पर तंतुओं में विद्युत प्रवाह करने पर पारा वाष्प अदृश्य पराबैंगनी किरणें उत्सर्जित करता है। ये पराबैंगनी किरणें नलिका की आंतरिक सतह पर लेपित प्रतिदीप्तिशील पदार्थ की परत पर मिलकर दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करती है। अगला क्वेश्चन है, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? तो 98 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा डी हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर मिला था। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या एवं इसके नियम के आविष्कार हेतु वर्ष 1921 में भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। याद रखिएगा 1921 में भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। किसको? तो अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो 99 के आंसर हमारा जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन हो जाएगा। ई हो जाएगा ऑप्शन। सापेक्षिकता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो 100 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा ई हो जाएगा, यूरेनियम का उपयोग होता है। विद्युत उत्पन्न करने में यूरेनियम धातु का उपयोग होता है। यूरेनियम धातु का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा के उत्पादन हेतु होता है। तो 100 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ई हो जाएगा, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यूरेनियम। तो फ्रेंड्स हमारा यहीं पे 100 क्वेश्चन जो है और यह कंप्लीट होता है। 100 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है फ्रेंड्स, और 100 क्वेश्चन मैं पार्ट 2 में लेकर आऊँगा। ये पार्ट मेरा ये 1 था और पार्ट 2 में फिर लेकर आऊँगा। पार्ट 2 हमारा कमिंग सून रहेगा फ्रेंड्स। हमारा हो सकता है कल मैं लेकर आऊँ। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप ज़रूर फ्रेंड्स आप शेयर कीजिएगा मेरे वीडियो को फ्रेंड्स को, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हैं, हम देखते हैं। और वीडियो को लाइक आप लोग करते हैं फ्रेंड्स, लेकिन सब्सक्राइब भी थोड़ा कीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ। और फ्रेंड्स थोड़ा सा आप लोग बोलते हैं तो मैं ज़रूर लाता हूँ। जो आप लोग कमेंट में लिखते हैं कि सर ये वीडियो लाइए, तो मैं अवश्य लाता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं बोलना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड्सों में, दोस्तों में, ताकि मैं भी थोड़ा सा ये देखूं कि हाँ मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो भी, मैं मेहनत कर रहा हूं तो वो भी करते हैं मेरे लिए इतना सपोर्ट। तो फ्रेंड्स ज़रूर कीजिएगा। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा आपको, तो फ्रेंड्स लाइक कीजिएगा ज़रूर। तो चलिए फ्रेंड्स फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, तो हम अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।